स्टूडेंट गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों हम आज प्राणी जगत के अभ्यास पढ़ेंगे। दोस्तों क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे लेसन 4 जिस एनिमल्स किंगडम प्राणी जगत जिसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। दोस्तों तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात न हो तो प्राणियों के वर्गीकरण में आप क्या परेशानियां महसूस करेंगे। यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात ना हो तो प्राणियों के वर्गीकरण में आप क्या परेशानियां महसूस करेंगे। तो दोस्तों उत्तर है, यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात नहीं है तब सभी जीवों का पृथक रूप से अध्ययन करना संभव नहीं होगा। दोस्तों यानी कि अलग रूप से अलग अलग करके अध्ययन करना संभव नहीं है। यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात नहीं है तब सभी जीवों को अलग रूप से अलग अलग करके अध्ययन करना समझना संभव नहीं है। दूसरा दोस्तों, जीवों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना कठिन होगा। यानी कि अगर मूलभूत लक्षण ज्ञात नहीं होगी तो जीवों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना कठिन होगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा आंसर है, एक वर्ग के सभी जंतुओं की केवल एक या दो जीवों के अध्ययन से जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होगा। एक वर्ग के सभी जंतुओं की केवल एक या दो जीवों के अध्ययन से जानकारी प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त करना संभव नहीं होगा। अन्य जंतु जातियों का विकास नहीं किया जा सकता। अगर मूलभूत लक्षण ज्ञात नहीं होगा तो अन्य जंतु जातियों का विकास नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये चारों आंसर हैं। यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात ना हो तो प्राणियों के वर्गीकरण में आप क्या परेशानियां महसूस करेंगे। तो दोस्तों हम ये चारों परेशानियां महसूस करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न 2 के बारे में देखते हैं। यदि आपको एक नमूना दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु क्या कदम अपनाएंगे। यदि आपको एक नमूना दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु आप क्या कदम अपनाएंगे। तो दोस्तों उत्तर में है दोस्तों, संगठन के स्तर, संगठन का पैटर्न, सममिति, त्रिकोणीय तथा द्विकोणीय संगठन, देह गुहा तथा प्रगुहा, खंडी भवन, ये 6 वर्गीकरण के लिए हम अपनाएंगे। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि आपको एक नमूना दे दिया जाए तो आप वर्गीकरण के लिए क्या कदम अपनाएंगे, तो आप यही अपनाएंगे दोस्तों 6 संगठन के स्तर, संगठन का पैटर्न, सममिति, द्विकोणीय तथा त्रिकोणीय संगठन, देह गुहा तथा प्रगुहा और छठा है खंडी भवन। ये लिख देना है दोस्तों अगर दूसरा क्वेश्चन में आए तो। अब चलते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, देह गुहा एवं प्रगुहा का अध्ययन प्राणियों के वर्गीकरण में किस प्रकार सहायक होता है। तो दोस्तों उत्तर में है, देह भित्ति एवं कुटगुहा के बीच प्रगुहा की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति वर्गीकरण के लिए विशेष प्रयोजनीय यानी कि विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करता है, सहायक है। देह गुहा जब मेसोडर्म से स्तरित रहता है, देह गुहा जब मेसोडर्म से स्तरित रहता है तब इसे सीलोम कहते हैं। जिन जंतुओं में सीलोम उपस्थित रहता है उन्हें सीलोमेटा कहते हैं, जैसे एनेलिडा मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा तथा कॉर्डेटा। कुछ जंतुओं में देह गुहा मेसोडर्म द्वारा स्तरित नहीं होती है, लेकिन एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म के बीच छोटी छोटी गोलाकार आकृति में छितरा रहता है। इस तरह की देह गुहा को आहार नाल कहते हैं एवं उन जंतुओं को स्यूडोसीलोमेटा कहते हैं, जैसे एस्केलमेंथिस। जिन जंतुओं में देह गुहा अनुपस्थित रहती है उन्हें एसिलोमेट्स कहते हैं, जैसे प्लेटीहेलमिंथेस।
तो इस प्रकार दोस्तों सहायक हैं देहगुहा एवं प्रगुहा का प्राणियों में अध्ययन, प्राणियों के वर्गीकरण में इस प्रकार सहायक होता है। अब चलते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन दोस्तों, अंतःकोशिकीय एवं बाहरी कोशिकीय पाचन में विभेद करें। चौथा क्वेश्चन है अंतःकोशिकीय एवं बाह्यकोशिकीय पाचन में विभेद स्थापित करें, विभेद करें, अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर में है दोस्तों अंतःकोशिकीय एवं बाहरी कोशिकीय पाचन में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला, अंतःकोशिकीय पाचन में पाचन कोशिका के अंदर होता है, जबकि बाहरी कोशिकीय पाचन में पाचन कोशिका के बाहर आहार नाल में होता है। दूसरा है दोस्तों आंसर में केवल कुछ एंजाइम पाचन में भाग लेते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन में केवल कुछ एंजाइम पाचन में भाग लेते हैं, जबकि बाहरी कोशिकीय पाचन में बड़ी संख्या में पाचक ग्रंथियां एवं एंजाइम पाचन में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा, अंतःकोशिकीय पाचन में पाचन कम क्षमता युक्त होता है, उदाहरण में अमीबा दोस्तों, जबकि बाहरी कोशिकीय पाचन में पाचन अधिक क्षमता युक्त होता है, उदाहरण में दोस्तों मनुष्य। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है। उत्तर में है दोस्तों प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में निम्नलिखित अंतर है। प्रत्यक्ष परिवर्धन, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। ठीक है दोस्तों। तो प्रत्यक्ष परिवर्धन में शिशु वयस्कों के समान होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष परिवर्धन में शिशु वयस्कों के समान नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रत्यक्ष परिवर्धन में मध्यावस्था नहीं पाई जाती है, इंटरमीडिएट स्टेज नहीं पाई जाती, जबकि अप्रत्यक्ष परिवर्धन में वयस्क बनने से पूर्व शिशु एक या अधिक मध्यावस्थाओं से गुजरता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष परिवर्धन में लार्वा नहीं पाया जाता, जबकि अप्रत्यक्ष परिवर्धन में लार्वा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उदाहरण में दोस्तों प्रत्यक्ष परिवर्धन में उदाहरण है हाइड्रा, केचुआ, मनुष्य, जबकि अप्रत्यक्ष परिवर्धन में मेढक, घरेलू मक्खी, रेशम कीट इत्यादि। तो दोस्तों प्रश्न 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन, परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थेस के विशेष लक्षण बताइए। परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थेस के विशेष लक्षण बताइए। उत्तर है दोस्तों टेगुमेंट का मोटा स्तर उपस्थित होना। टेगुमेंट का मोटा स्तर उपस्थित होना। पोषक के शरीर में उत्तकों से चिपकने के लिए चूसक और प्रायः कंटक या अंकुश उपस्थित होना। पोषक के शरीर में उत्तकों से चिपकने के लिए और प्रायः कंटक या अंकुश उपस्थित होना। चलन अंग उपस्थित होना। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। ये चारों दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थेस के विशेष लक्षण हैं। परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थेस के विशेष लक्षण हैं, याद रखिएगा। तो छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब 7वां क्वेश्चन की बारी। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन, ऑर्थोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन के प्रमुख कारण बताइए। ऑर्थोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन के प्रमुख कारण बताइए। उत्तर है सुरक्षा के लिए क्यूटिकल की उपस्थिति, विकसित पेशी तंत्र गमन में सहायक, कीटों में श्वसनलियों द्वारा श्वसन की सीधे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। कीटों में श्वसनलियों द्वारा श्वसन से सीधे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। संधि युक्त उपांगों द्वारा विभिन्न कार्य संभव होते हैं। तंत्रिका तंत्र तथा संवेदी अंग विकसित होते हैं। संचार हेतु फेरोमोन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑर्थोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन के प्रमुख कारण हैं
सुरक्षा के लिए क्यूटिकल की उपस्थिति, विकसित पेशी तंत्र गमन में सहायक, कीटों में श्वसनलियों द्वारा श्वसन से सीधे ऑक्सीजन प्राप्त होती है, संधि युक्त उपांगों द्वारा विभिन्न कार्य संभव होते हैं, तंत्रिका तंत्र तथा संवेदी अंग विकसित होते हैं, संचार हेतु फेरोमोन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, जल संवहन तंत्र किस वर्ग का मुख्य लक्षण है? जल संवहन तंत्र किस वर्ग का मुख्य लक्षण है? पहला पोरीफेरा, टीनोफेरा, काइनोडर्मेटा की कॉर्डेटा। उत्तर है दोस्तों एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा याद रखिएगा दोस्तों। जल संवहन तंत्र किस वर्ग का मुख्य लक्षण है? एकाइनोडर्मेटा का। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, सभी कशेरुकी रज्जुकी हैं लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। दोस्तों VVI क्वेश्चन है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। सभी कशेरुकी रज्जुकी हैं लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। उत्तर में है दोस्तों सभी कॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। हम सभी जानते हैं कॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। कॉर्डेटा के अंतर्गत यूरोकॉर्डेटा तथा सेफेलोकॉर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा सम्मिलित हैं। हम सभी जानते हैं कॉर्डेटा के 3 प्रकार होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ये तीनों सम्मिलित होते हैं इनमें कॉर्डेटा में। तो कशेरुकियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल तथा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। यद्यपि प्रोटोकॉर्डेटा में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है। अतः कशेरुकी रज्जुकी भी है परंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है। तो दोस्तों इससे हमें सिद्ध होता है कि सभी कशेरुकी रज्जुकी है लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न 9 कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां, मछलियों में वायु अस की उपस्थिति का क्या महत्व है? मछलियों में यानी कि वायु कोश की उपस्थिति का क्या महत्व है? एयर ब्लैडर्स की उपस्थिति का क्या महत्व है? उत्तर में है दोस्तों मछलियों में वायु कोश उत्प्लावन में सहायक होते हैं। मछलियों में वायु कोश उत्प्लावन में सहायक होते हैं। इनकी सहायता से मछलियां जल में तैरती हैं। वायु कोश इन्हें जल में डूबने से बचाते हैं। वायु कोश वर्ग औष्टिकथिज में पाए जाते हैं जबकि वर्ग कॉन्ड्रिकथिज में अनुपस्थित होते हैं। जिन मछलियों में वायु कोश नहीं होते हैं उन्हें जल में डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। हमने पढ़ाया दोस्तों, आपको समझ में आए होंगे। मछलियों में वायु कोश की उपस्थिति का यही महत्व है, याद रखिएगा। तो दोस्तों 10वां कंप्लीट हो गई। अब प्रश्न 11, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण होता है? पक्षियों में उड़ने के लिए क्या क्या रूपांतरण होता है? तो है दोस्तों क्या क्या होता है उड़ने के लिए? अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनते हैं, यानी कि आगे वाला जो अग्रपाद होता है रूपांतरित होकर पंख बनते हैं। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली तथा वायुकोश युक्त होती है जिससे शरीर हल्का रहता है। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली तथा वायुकोश युक्त होती है जिससे शरीर हल्का रहता है। मूत्राशय अनुपस्थित होते हैं। उड़ने में सहायक पेशियां विकसित होती है। उड़ने में सहायक पेशियां विकसित होती है। तो दोस्तों पक्षियों में उड़ने के लिए यही सब रूपांतरण होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है। क्या अंड जनक तथा जरायुज द्वारा उत्पन्न अंडे या बच्चे संख्या में बराबर होते हैं? यदि हाँ तो क्यों?
यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर है दोस्तों नहीं। अंडजनक जंतुओं में अंडे से बच्चा मादा शरीर के बाहर अर्थात बाहरी वातावरण में विकसित होता है, अतः बहुत से अंडों के नष्ट होने की संभावना होती है, इसलिए ये जंतु अधिक संख्या में अंडे देते हैं। जरायुज जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर होता है, अतः केवल एक या कुछ बच्चे ही उत्पन्न करते हैं। जरायुज जैसे दोस्तों कंगारू बच्चे देते हैं, उस तरह। जरायुज का मतलब कंगारू जैसे आधा बच्चे निकले होते हैं, उस तरह। तो दोस्तों प्रश्न 12 कंप्लीट हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों क्या होता है। निम्नलिखित में से शरीर खंडी भवन किसमें पहले देखा गया? निम्नलिखित में से शारीरिक खंडी भवन किसमें पहले देखा गया? तो दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखा गया कि स्केलेमेंथेस में कि एनिलिडा में कि ऑर्थोपोडा में? तो उत्तर है दोस्तों एनिलिडा में। एनिलिडा में सबसे पहले शारीरिक खंडी भवन देखा गया। तो दोस्तों पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है क्या? यानी जंतु जगत पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख ले दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। जंतु जगत लेसन 4 पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें जो भी आपको समझ में नहीं आया हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। लव यू ऑल।